देखो एक क्वेश्चन है जो कि लॉरेंज के सूत्र के ऊपर ही आधारित है। उसके अंदर ज्यादातर मतलब एग्जाम के अंदर तो वैसे ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो कि आपको मालूम हो तो हमने जब असामान्य विक्षेपण और सामान्य विक्षेपण के लिए अभी जो लॉरेंज का सूत्र था उससे ग्राफ बनाया था, किसके बीच में, एन और ओमेगा के बीच में। तो आप देखोगे दो वेवलेंथ, एक तो दो तरंगे थी, एक दो आवर्ती की तरंगे थी, एक तो ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2, ये दो रेंज थी। इन दो रेंज में आप देखोगे तो किस प्रकार से ग्राफ मिल रहा था, इस तरीके से मिल रहा था। मतलब आप देखोगे तो ये यहां से लेके यहां तक का ये जो अवशोषण बैंड है, सॉरी अवशोषण बैंड नहीं बोल सकते, आवर्ती का जो बैंड है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो तरंग का अपवर्तन जो भी माध्यम है उसका अपवर्तन बढ़ भी रहा है और साथ ही साथ में क्या है, घट भी रहा है। तो उस कंडीशन में आप देखोगे ना तो एक जगह के ऊपर तो क्या है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो उस वजह से आपको जो ये क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जाता है कि वह रेंज बताइए ओमेगा 1 से ओमेगा टी, इसके अंदर इन दोनों आवर्तियों के बीच का वह क्या अंतर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, जी आपका अवमंदन गुणांक जो है उसके ऊपर। यहां से लेके यहां तक की जो आवर्तियां है, इन दोनों आवर्तियों के अंदर का अंतर जो होता है, बीच का अंतर, वो किसको प्रदर्शित करता है, अवमंदन गुणांक। अब देखो एक में तो आवर्ती क्या है, अधिकतम, दूसरे में आवर्ती क्या है, मिनिमम। मतलब क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि वह दो भिन्न भिन्न आवर्तियां जिसमें एक में तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, अधिकतम, और एक जगह पे अपवर्तनांक का मान मिनिमम हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी जो ये अधिकतम और मिनिमम आवर्ती जो होती है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, अवमंदन गुणांक जी के ऊपर। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो आप देखोगे ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक जगह पे अपवर्तनांक अधिक है, एक की जगह पे अपवर्तनांक कम है, ठीक है ना। तो अधिकतम और न्यूनतम जो मान है, इन अधिकतम और न्यूनतम मान का जो डिफरेंस होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अवमंदन गुणांक के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, उसी से आगे की तरफ प्रूव करेंगे। सिद्ध करो कि वे आवर्तियां जिन पर अपवर्तनांक का मान, जिन पर अपवर्तनांक का मान अधिकतम व न्यूनतम होता है, परस्पर जी दूरी पर स्थित होती है, जहां जी क्या है आपका, अवमंदन गुणांक, ठीक है ना। मतलब जैसे कि मान लो कि ये ग्राफ जो है इसमें इस जगह पे अपवर्तनांक डिक्रीज हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ये जहां पे ये अधिकतम हो रहा है और जहां पे ये मिनिमम हो रहा है, मतलब एक जगह से बढ़ते हुए आप दो आवर्तियां ऐसी ले लो जिस जगह पे अधिकतम और न्यूनतम हो, क्योंकि यहाँ पे ये दो आवर्तियां, एक तो ये वाली ले लो और एक ये वाली ले लो, आप दोनों ही जगह पे देखोगे तो क्या हो रहा है, इस जगह पे तो n का मान क्या हो रहा है, न्यूनतम हो गया, इस जगह पे आते ही n का मान क्या हो गया, अधिकतम हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है वो उसने क्या बोली है, जी, जो आपका अवमंदन गुणांक है, जो कि आपके दोलन को खत्म करने के लिए जो आप गुणांक यूज करते हो अवमंदन फोर्स के अंदर, उस जी के बराबर की डिस्टेंस के ऊपर ये दोनों उपस्थित होते हैं। मतलब दोनों का अंतर जो होगा ओमेगा 1 और ओमेगा 2, कोई भी यहाँ पे ओमेगा 2 इधर ले लो या ओमेगा 1 उधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कुल मिला के ये आपके ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को
या ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को इन दोनों का अंतर किसके बराबर होना चाहिए, जी के बराबर होगा। जिन आवर्तियों के ऊपर क्या होगा, एन जो अपर्तांक एन है उसका मान क्या होगा, एक जगह के ऊपर तो एन अधिकतम होगा और एक जगह पे एन का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो देखो वृद्धि या कमी, एन के अंदर वृद्धि और कमी, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही मतलब न्यूनतम मान और अधिकतम मान, न्यूनतम मान और अधिकतम मान में आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि न्यूनतम मान के लिए एन जो है वो किसके साथ में डिक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ के साथ में डिक्रीज हो रहा है। आप ये भी हो सकता है कि जो एन का मान अधिकतम और न्यूनतम है वो वेवलेंथ के साथ में आपकी होने वाली तरंग के वेवलेंथ के साथ में बढ़ता जा रहा हो। जिस जगह से स्टार्ट हुआ वहां पे तो मान लीजिए न्यूनतम थी, लेकिन जिस जगह पे आपने दूसरी टाइम नोट किया उस जगह पे मान और भी अधिकतम हो गया। तो दो अलग अलग अपर्तनांकों के ऊपर आपको क्या करना है, नोटिस करना है कि आवर्तियों की उन दो अलग अलग आवर्तियों के ऊपर इनके बीच का जो अंतर है, इन दो आवर्तियों के बीच का अंतर वो किसके बराबर हो, जी के बराबर। अब देखो जो लॉरेंज सूत्र है असामान्य विक्षेपण की है, वो क्या होगा आपके n इजिकल्स टू 1 प्लस 1/2 समेशन के एन के ई स्क्वायर कोष्टक में ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा जी के ओमेगा अपॉन नीचे क्या आएगा आपके एम ई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में ओमेगा के का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जी के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले में देखो, अब इस फॉर्मूले में क्या ले लो, इसमें आप देखोगे इस फॉर्मूले में टोटली आपके पास में कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ठीक है, इन 2 टर्म में से आप किसका यूज कर लेते हैं, अपन किसका यूज कर लेते हैं, ओनली फॉर इसकी रियल टर्म्स जो है उसका यूज कर लेते हैं। क्योंकि आप देखोगे जो ग्राफ था इस तरीके से आपके मिला था, वो ग्राफ जो था वो रियल टर्म्स के कारण, जहाँ पे माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म आ रहा था उस वजह से वो ग्राफ मिला था। ओनली फॉर इसके अंदर किसका यूज कर लेते हैं, रियल वाली जो टर्म है इस अपवर्तनांक के अंदर उसका यूज करते हैं। तो इस सूत्र में अपवर्तनांक के वास्तविक भाग को लेने, ठीक है, रियल टर्म लेते हैं तो यहाँ पे n बराबर क्या आ जाएगा आपके 1 प्लस 1/2 एन ई स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम ई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जी के। ठीक है, अब देखो ये जो सूत्र था, ये दोनों ही सूत्र आपने देखा था कैसी आवर्ती के लिए, जब किसी भी माध्यम के अंदर आप अपवर्तनांक को ज्ञात कर रहे थे लॉरेंस सूत्र से, तो उस माध्यम के अगर अणु या परमाणु के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है जो दोलित्र के रूप में यूज किए जाते हैं, उन सबकी अगर आवर्ती भिन्न भिन्न हो तो उस कंडीशन में इस सूत्र का यूज किया जाता है। लेकिन अगर जितने भी दोलित्र है इलेक्ट्रॉन के रूप में उन सबकी दोलन आवर्ती समान हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो कि किसके रूप में है, दोलित्र के रूप में, कि अगर दोलन आवर्ती क्या हो जाए, समान, तो उस कंडीशन में ओमेगा के को किसके रूप में लिखेंगे, ओमेगा नॉट के रूप में। तो अब जो है ये अपवर्तनांक का सूत्र क्या आ जाएगा आपके, n बराबर 1 प्लस 1/2
हमेशा बढ़ जाएगा, क्योंकि सारों की आवृत्ति समान है। तो उस कंडीशन में जो सूत्र होगा वो क्या होगा, एन ई स्क्वायर कोष्ठक में ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम ई ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कौन सी कंडीशन के अंदर जब आवृत्तियां समान हो जाएगी तो उस कंडीशन में जी के जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, जी में, एन के जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, एन में, और ओमेगा के जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ओमेगा नोट के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लगा दो, अब आपको अपवर्तनांक का आवर्ती के सापेक्ष क्या है, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, अपवर्तनांक का किसके साथ है, आवर्ती के साथ में अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो आवर्ती के सापेक्ष अगर अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना होगा तो इस वाले सूत्र का आपको क्या करना पड़ेगा, आवर्ती के सापेक्ष अवकलन जो है वो किसके बराबर, आप जीरो के बराबर रख के क्या कर सकते हो, अधिकतम और न्यूनतम मान को ज्ञात कर सकते हो। ये सारी ये अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के वाली चीजें तो आपने पहले भी काफी पढ़ी होगी। तो देखो अपवर्तनांक अगर हमें अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, अधिकतम व न्यूनतम मान की डेल एन अपॉन डेल ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। तो डेल बाय डेल ओमेगा पोस्ट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 एन ई स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम ई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से डेल बाय डेल ओमेगा 1 का मान 0 हो जाएगा, उसके बाद में सारी कांस्टेंट टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो 0 की तरफ जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर 0 उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ओनली फॉर डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच गया, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 3। ठीक है, ये क्या आ गया आपके नंबर 3। अब देखो कि जहां पर अगर मान लो कि ये जो ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर है और जहां पे अपवर्तनांक का मान अधिकतम या न्यूनतम हो रहा है वो किसी न किसी एक अवशोषण बैंड, जहां पे तरंग का क्या हो रहा है, जो आपतित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है माध्यम में अगर उसका अवशोषण हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अपवर्तनांक का मान बढ़ सकता है। ठीक है, तो जहां पे इसकी वैल्यू बढ़ती या घटती है या फिर जहां पे इसका अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है वह अवशोषण बैंड, या फिर जहां पे ये आप देखोगे वृद्धि या कमी हो रही थी, तो आपने जब ग्राफ भी पढ़ा था तो ये वैल्यू जैसे ये बढ़ रही है और ये घट रही है तो ये लगभग किसके निकटतम है, ओमेगा नोड के नजदीक ही थी, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफी कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पे अपना बढ़ या घट रहा है जिस अवशोषण बैंड के अंदर, वह बैंड के अंदर या फिर वो रेंज जो है वो किसके बराबर हो, दोलन की आवृत्ति, जो माध्यम के इलेक्ट्रॉन है उनकी दोलन की आवृत्ति के निकटतम हो। तो उस कंडीशन हम क्या कह सकते हैं, एन का अधिकतम व न्यूनतम मान अवशोषण बैंड की पराश्रयता है। अर्थात इस स्थिति में क्या होगा,
ओमेगा का मान क्या होगा, ओमेगा नॉट के निकट होता है, मतलब ओमेगा जो है वो लगभग क्या होगा, ओमेगा नॉट के बराबर होगा, मतलब पूरा इसके इक्वल नहीं होगा लेकिन लगभग इसकी वैल्यू इसके नजदीक होगी। जब ये वैल्यू इसके नजदीक होगी तो उस कंडीशन में ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 ओमेगा नॉट के। पर डिफरेंस अगर हम ज्ञात करेंगे ओमेगा और ओमेगा नॉट का तो वो वैल्यू कुछ ना कुछ प्राप्त होगी, लेकिन अगर एडिशन करते हो तो लगभग ये वैल्यू क्या इक्वली है, पर पूरी बराबर तो नहीं है, पर इनमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो डिफरेंस है, पर लगभग बराबर होने के कारण हम इसको ओमेगा को किसके बराबर लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट के बराबर लिख सकते हैं। तो ये ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, 2 ओमेगा नॉट के। लेकिन जब हम इसका डिफरेंस लिखेंगे तो उसमें किसी प्रकार कोई चेंज नहीं होगा, उसमें तो ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो एक और टर्म ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर को आप किस प्रकार से लिखते हो, ओमेगा नॉट माइनस के ओमेगा और ओमेगा नॉट प्लस के ओमेगा। तो ये वैल्यू जो है किसके बराबर आ जाएगी, 2 ओमेगा नॉट कोष्टक में ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा के बराबर है। अब देखो इस सूत्र का उपयोग किस में करेंगे, इस समीकरण, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज किस में करेंगे, इसमें करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या प्राप्त होगी, पुनः इक्वेशन नंबर 2 से डेल बाय डेल ओमेगा 2 ओमेगा नॉट कोष्टक में ओमेगा नॉट माइनस के ओमेगा अपॉन नीचे वापस से 2 ओमेगा नॉट कोष्टक में ओमेगा नॉट माइनस के ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओमेगा टू जी। माइनस ओमेगा अपॉन 4 ओमेगा नॉट का स्क्वायर कोष्टक में ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिंपल डिफरेंशिएशन, नीचे क्या आ जाएगा, 4 ओमेगा नॉट कोष्टक में ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट लिख देना सभी में, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा नॉट लिखने का एक मेन कारण ये है क्योंकि हम ओमेगा को लगभग किसके बराबर ले रहे हैं, ओमेगा नॉट के। तो इस वजह से यहाँ पे ये ओमेगा नॉट किसके बराबर हो जाएगा, सिंगली ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक टर्म और बढ़ाएंगे तो इसमें डेल अपॉन डेल ओमेगा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 कोष्टक में ओमेगा नॉट माइनस के ओमेगा अपॉन 4 ओमेगा नॉट कोष्टक में ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन 4 ओमेगा नॉट कोष्टक में ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। अब दोनों का डिफरेंशिएशन करोगे तो उस कंडीशन के अंदर माइनस के 2 बाहर आएगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन ये बाहर रहेगा तो माइनस के 2, क्योंकि 2 और ये ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट ओनली फॉर ओमेगा के सापेक्ष तो माइनस के 1, तो 2 कोष्टक में क्या आ जाएगा 4 ओमेगा नॉट कोष्टक में ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओमेगा नॉट माइनस 2 कोष्टक में ओमेगा नॉट माइनस के ओमेगा। अब इन दोनों में से ये टर्म तो चली जाएगी 0 की तरफ क्योंकि ओमेगा की कोई टर्म है नहीं, ये बच जाएगी। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या होगा, 4 ओमेगा नॉट कोष्टक में 2
ओमेगा नॉट माइनस के ओमेगा, और मल्टीप्लाई में आएगा इसके अंदर एक माइनस के, जीरो। ये वाली टर्म इधर जाते जीरो, तो ओनली फॉर क्या बच जाएगी, -8 ओमेगा नॉट, कोष्टक में ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2g² ओमेगा नॉट, ये भी माइनस का आएगा। अब यहाँ पे प्लस 2 8 और ये 16 ओमेगा नॉट कोष्टक में ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी। अब यहां से देखिए क्या बच जाएगा, 4 ओमेगा नॉट कोष्टक में ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस g² ओमेगा नॉट इक्वल्स टू जी। ठीक है, अब ये 4 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, g² ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा नॉट से ये ओमेगा नॉट कट जाएगा, तो ये ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, g²/4 के। मतलब इन दोनों का ये डिफरेंस जो है ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस g/2 के। इसको नंबर क्या लगा देंगे। अब देखो आगे इसी के अंदर कैलकुलेशन के अंदर जिस आवर्ती के ऊपर क्या हो रहा है, अपवर्तनांक का मान अधिकतम हो रहा है और जिस आवर्ती के ऊपर अपवर्तनांक का मान कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में मान लो कि जहां पर आवर्ती का मान अधिकतम है या फिर अपवर्तनांक का मान अधिकतम है, उस जगह पर अगर अधिकतम आवर्ती का अधिकतम मान जो है वो क्या हो, ओमेगा 1 हो, और जिस जगह पे अपवर्तनांक कम है उस जगह पे आवर्ती का जो न्यूनतम मान है वो क्या हो, ओमेगा 2 हो। तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन और भी क्या हो जाएगी, दो टर्म्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। यदि क्या है, आवर्तियों का आवर्ती का अधिकतम व न्यूनतम मान जो है वो क्या है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, तो अधिकतम मान के लिए ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1, क्योंकि यहाँ पे जो ये आवर्ती अधिकतम और न्यूनतम यूज की जाएगी वो कौन सी होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग की। क्योंकि अपवर्तनांक बढ़ेगा या घटेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपतित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग या आवर्ती के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि वहीं से माध्यम के इलेक्ट्रॉन या माध्यम के अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन तरंगों का अवशोषण करते हैं और उसी अवशोषण से क्या होता है, तरंग जो अपवर्तनांक है वो बढ़ता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर होगा, प्लस के g/2। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो उस कंडीशन में इसका कौन सा पॉजिटिव वाली टर्म का यूज करेंगे, तो ये ओमेगा नॉट या ओमेगा 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस के g/2। वहां पर जहाँ पे अधिकतम आवर्ती है या फिर अपवर्तनांक बढ़ रहा है उस जगह पे ये ओमेगा 1 क्या है, अधिकतम मान के लिए ओमेगा 1 या अधिकतम आवर्ती जो है वो किसके बराबर होगी, ओमेगा नॉट माइनस के g/2। इसको नंबर 4 दे दो। इसी प्रकार से न्यूनतम आवर्ती के लिए या फिर न्यूनतम अपवर्तनांक के लिए, न्यूनतम मान के लिए ओमेगा 2 बराबर क्या आ जाएगा आपके, ओमेगा नॉट माइनस के ओमेगा 2 बराबर माइनस के g/2। यहाँ से ओमेगा 2 बराबर क्या आ जाएगा आपके, ओमेगा नॉट 2 प्लस के g/2। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम वाले के अंतर के लिए या फिर इन दोनों आवर्तियों के बीच का डिफरेंस हमें ज्ञात करना है, तो उस कंडीशन में इन दोनों को आपस में घटाएंगे, ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1 क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस g/2 माइनस ओमेगा नॉट प्लस के g/2। तो ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर क्या आ जाएगा, जी। ये आपको क्या करना था, परस्पर सिद्ध करना था, कि आपको ये पता करना था कि जो दो भिन्न भिन्न आवर्तियां है, जहाँ पे एक का मान अधिकतम है और एक का मान न्यूनतम है, उन दो आवर्तियों के बीच में जो परस्पर डिस्टेंस है वो क्या होती है, अवमंदन गुणांक जी के इक्वल होती है। ठीक है ना।
देखो जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। Yes, sir. अब देखो इसके अंदर देखो मेन तो इसका डायग्राम है, बाकी इसमें सिर्फ 2 पॉइंट ही है, उन 2 पॉइंटों में ये पूरा समझ में आ जाएगा और इसमें कुछ नहीं है। देखो डायग्राम क्या है, अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नहीं है, इतना सही है कि जो वुड्स नामक वैज्ञानिक था उसने गैसों में असामान्य विक्षेपण के लिए एक प्रायोगिक व्यवस्था दी थी जो कि इस प्रकार की थी, जिसमें क्या था कि कोई भी एक धातु की नली थी, उसमें क्या कर दिया गया, उसने एक सोडियम के टुकड़ों को भर दिया, ठीक है, और उस सोडियम के टुकड़ों को भर के उसको दोनों तरफ से क्या कर दिया, एक कांच की खिड़की या कांच के द्वारा क्या कर दिया, पैक कर दिया, और उसके दोनों तरफ क्या है, 2 लेंस लगा दिए, ठीक है। पहला वाला लेंस के आगे एक श्वेत प्रकाश की किरणों को इंसिडेंट करने के लिए या जनरेट करने के लिए क्या किया गया, एक स्रोत रखा गया, ठीक है। इस स्रोत से क्या किया जाता था, एक श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट को क्या किया जाता है, इंसिडेंट किया जाता था इस किसके ऊपर, इस जो धात्विक नली है उसके ऊपर इंसिडेंट किया जाता था। साथ ही साथ में ये धात्विक नली जो है इसको किसके साथ में, बर्नर के साथ में गर्म किया जाता था। जब इसको बर्नर से गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है, ये सोडियम के टुकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म होने के साथ में अपने अंदर से क्या करते हैं, सोडियम की वाष्प को जनरेट करते हैं। जब ये सोडियम की वाष्प को जनरेट करते हैं तो आपको मालूम है जब सोडियम इमिशन करता है, जनरेट कर उत्सर्जन करता है अपने में से वाष्प को, तो उसके वाष्प के उत्सर्जन में टोटली क्या होती है, D1 और D2 टाइप की 2 तरंगें जो होती है उनका उत्सर्जन होता है। तो जब ये श्वेत प्रकाश यहाँ से इंसिडेंट होकर इसकी कांच की नली से इसके अंदर से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है या अपवर्तित होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये श्वेत प्रकाश की तरंगे हैं इनका अवशोषण किसके द्वारा कर लिया जाता है, D1 और D2 टाइप की 2 तरंगों के द्वारा अवशोषण कर दिया जाता है तथा 2 काले रंग की क्या मिलती है, तरंगे मिलती है उसके अंदर से। तो जो ये 2 काले रंग की तरंगे मिलती है उसका कारण क्या होता है, ये सोडियम की वाष्प जो होती है D1 तथा D2 टाइप की, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इन दोनों ही तरंगों के द्वारा क्या किया जाता है, जो आपतित होने वाला श्वेत प्रकाश है उनका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, और अवशोषण के कारण 2 अलग अलग तरंग की काली तरंगे मिलती है, और इनको जो काली तरंगे जो होती है ये इस दूरदर्शी या टेलीस्कोप के द्वारा क्या की जाती है, नोट की जाती है, जहां से ये पता चलता है कि इनके तरंग दैर्ध्य के अंदर कुछ ना कुछ जो वापिस यहाँ से जो ये तरंगे बाहर निकल के इस दूरदर्शी के अंदर प्राप्त होगी, उन तरंगों की तरंग दैर्ध्य के अंदर क्या होता है, कुछ अंतर हो जाता है जो कि श्वेत प्रकाश के रूप में इंसिडेंट होती है।
तो वहां से इस प्रयोग के अंदर ये सत्यापित हो जाता था कि होता है कि जो ये D1 तथा D2 की तरंग है, जो भी यहाँ से बर्नर के द्वारा जब सोडियम को गर्म करने के कारण उत्सर्जित होती है, वो क्या करती है, आपतित होने वाली श्वेत प्रकाश की तरंगों का क्या करती है, अवशोषण करती है। उसी अवशोषण के कारण जो यहाँ पे प्राप्त होती है तरंगे, उनकी तरंग दैर्ध्य और आपतित होने वाली तरंग दैर्ध्य के बीच में कुछ क्या होता है, अंतर होता है। अंतर का मेन कारण क्या है, यहाँ पे जो सोडियम की वाष्प की अंदर जो तरंगे होती है D1 और D2 टाइप की जो तरंगे, वो क्या करती है, आपतित होने वाले श्वेत प्रकाश की तरंगों का क्या करती है, अवशोषण करती है। या फिर ये कह सकते हो इस श्वेत प्रकाश का क्या होता है, इस D1 और D2 टाइप की जो तरंगे उनके द्वारा क्या होता है, विक्षेपण होता है। ये भी कह सकते हो इन सोडियम की जो ये तरंगे उनको आप, या फिर ये जो वाष्प है इसको आप किसके रूप में देख सकते हो, प्रिज्म के रूप में भी मान सकते हो, क्योंकि अवशोषण हो रहा है, तरंग दैर्ध्य घट रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इनके अंदर क्या हो रहा है, विक्षेपण ही हो रहा है इन तरंगों का। क्योंकि तरंग दैर्ध्य का कम होना या बढ़ना दोनों ही किसको प्रदर्शित करता है, सामान्य और असामान्य विक्षेपण को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो सोडियम की वाष्प है ये एक प्रकार से श्वेत प्रकाश को लेकर किसको भी किसकी तरह भी बिहेव कर सकती है, प्रिज्म की तरह भी बिहेव कर सकती है, क्योंकि आपको मालूम है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा आप क्या करते हो, विक्षेपण भी देखते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से इन तरंगों के अंदर, तरंगों की तरंग दैर्ध्य के अंदर होने वाले कमी या वृद्धि जो नोट की जाती है, वो दूरदर्शी के द्वारा नोट की जाती है, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि जो आपतित होने वाली तरंगे है उनके द्वारा, उनको जो है सोडियम की वाष्प के अंदर जो D1 और D2 टाइप की जो तरंग होती है उनके द्वारा क्या किया जाता है, इन तरंगों का अवशोषण किया जाता है। और अवशोषण के दौरान जब ये तरंगे वापस दूरदर्शी में प्राप्त होती है, तब इस प्रयोग का क्या हो जाता है, सत्यापन भी हो जाता है कि यहाँ पे तरंगों का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। और अवशोषण ओनली फॉर ओनली कौन से विक्षेपण के अंदर होगा, असामान्य विक्षेपण के अंदर, क्योंकि असामान्य विक्षेपण के अंदर ही क्या होता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है, या फिर आप ये कह सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उनका क्या होता है, अवशोषण होता है। क्योंकि सामान्य विक्षेपण में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अपवर्तनांक जो है वो आपतित होने वाली तरंग के तरंग दैर्ध्य के साथ में घट जाता है, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार कोई अवशोषण नहीं हो रहा होता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है। मेनली ये सेटअप है, इसके अंदर बर्नर रखा, ये बर्नर से गर्म किया जाता है, और जब इसको गर्म करते हैं उस समय यहाँ पे जो 10 mm मरकरी के बराबर क्या होता है, इसका दाब होता है। ये भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। छोटी सी थ्योरी है और कुछ भी नहीं है। दो लेंस लगाए गए, इस कांच की नली के अंदर सोडियम धातु को रखा गया है, गर्म किया गया है। गर्म करते तो वाष्प के रूप में D1 और D2 टाइप की दो तरंगे जनरेट होगी, और उनके द्वारा आपतित होने वाले श्वेत प्रकाश का अवशोषण किया जाता है, जिसको किसके द्वारा, दूरदर्शी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। और जहां से ये पता चल रहा है कि जब सोडियम को गर्म करते तो ये D1 और D2 टाइप की तरंग जो है वो क्या कर लेती है, आपतित होने वाली श्वेत प्रकाश की किरणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। और अवशोषण हमेशा जो है वो कैसे विक्षेपण में शो किया जाता है, असामान्य विक्षेपण में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके जो ये सामान्य विक्षेपण है उसका गैसीय मीडियम में वेरिफिकेशन भी हो जाता है।